हेलो एवरीवन, आई एम लुबना तनवीर। और आज आप लोगों के लिए मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्योंकि आपका एपीओ का एग्जाम होने वाला है और अभी लास्ट मोमेंट पे आप जितना एमसीक्यूज सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो उतना ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा एग्जाम में। तो आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐड किए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड वॉज प्रिपेयर्ड बाई। ड्राफ्ट जो है इंडियन पीनल कोड का वो किस कमीशन के थ्रू प्रिपेयर किया गया था? तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू प्रिपेयर हुआ था। ठीक है। ये देखिए, द इंडियन पीनल कोड वाज ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन विच वाज चेयर्ड बाय टीबी मैक्यूले। ठीक है, टीबी मैक्यूले ने से ड्राफ्ट किया था, चेयर किया था उसका फर्स्ट लॉ कमीशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड अंडर। किस सेक्शन में वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइंड है? तो ये हमारा सेक्शन 30 में डिफाइंड है। सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी डिफाइंस वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पीनल कोड। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under the legal liability or has not a certain legal right। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 30 जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं। Third question is, use of violence by a member of an assembly of 5 or more person in furtherance of common object will constitute। इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको हम बोलेंगे रॉयटिंग। ठीक है, जहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कुछ वायलेंस करें फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको हम रॉयटिंग बोलते हैं। ठीक है, रॉयटिंग जो है आपकी वो किस सेक्शन में डिफाइंड है? आईपीसी के सेक्शन 146 में डिफाइंड है। ठीक है, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is a continuing offense? पूछ रहे हैं कि कौन सा इन सब में से कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो अबेटमेंट हमारा कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, रेप भी नहीं है, थेफ्ट भी नहीं है, हमारा कंटिन्यूइंग ऑफेंस है एबडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस हमारा एबडक्शन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किडनैपिंग कंप्लीट्स एज सून एज द माइनर और द पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड इज रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ हिज हर लोकल गार्जियन। किडनैपिंग तभी कंप्लीट हो जाती है, किडनैपिंग का ऑफेंस, जब उसको माइनर या किसी अनसाउंड पर्सन को रिमूव करते हैं फ्रॉम द कस्टडी ऑफ हिज लोकल गार्जियन। ठीक है, हेंस इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अबडक्शन क्या है? अबडक्शन कंटिन्यूज फ्रॉम द टाइम द पर्सन इज रिमूव टिल द टाइम ही इज सेंट टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल इन इंडियन पीनल कोड। अब ये पूछ रहे हैं कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती जो है वो किस सेक्शन में पनिशेबल है? तो वो सेक्शन 399 में पनिशेबल है। ठीक है, ये देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से वो ऑफेंस हैं जो पनिशेबल होते हैं प्रिपरेशन के स्टेज पे। तो ऑर्डिनरीली जो होता है वो प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल। हाउएवर देयर आर 3 सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द आईपीसी इन विच मेयर प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज सिवियरली पनिशेबल। दे आर, पहला क्या है? पहला है प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपका सेक्शन 122 में है। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेक्शन 126 में है। और उसके बाद है आपका थर्ड, टू प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, जो कि आपका सेक्शन 399 में है। ठीक है, तो प्रिपरेशन, ये तीन तीन सिचुएशन में जो आपका है प्रिपरेशन भी ऑफेंस की जो है वो आपकी पनिशेबल होती है। ठीक है, सेक्शन 319 में प्रिपरेशन टू कमिट डकैती है। आगे बढ़ते हैं। Sixth question, against which of the following offense of the right to private defense of the property extend to voluntary causing of death? ठीक है, किस ऑफेंस में जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंड होता है टू वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ? तो ये कौन सा ऑफेंस होगा? ये रॉबरी में होगा। ठीक है, थेफ्ट में भी नहीं होगा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में भी नहीं होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास में भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देख, सेक्शन 103 हमारी बोलता है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ। ठीक है, और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर। कब?
ये सारे जब ऑफेंस होंगे। फर्स्ट क्या है आपका रॉबरी, ठीक है, सेकंड क्या है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड क्या है मिसचीफ बाय फायर। अब फोर्थ ये कह रहे हैं कि थेफ्ट में भी वो कर सकते हैं, मतलब उनको डेथ कॉज कर सकते हैं अक्यूज को, या फिर थेफ्ट मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास में, बट एक कंडीशन है अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कह रहे हैं कि रॉबरी में तो आपका रॉबरी जैसे ही हुई तो आपके पास राइट है कि आप उसको डेथ भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का राइट है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है, यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग नहीं है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, ठीक है। और मिसचीफ, मिसचीफ नहीं है, मिसचीफ बाय फायर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिस रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और मिसचीफ बाय फायर, ठीक है, ये तो तीनों में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ कंडीशन कह रहे हैं कि थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास में भी आप डेथ कॉज कर सकते हैं, अगर ऐसा एप्रीहेंशन है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर आपने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस है, सेक्शन 103 में ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी किडनैपिंग फॉर रैंसम इज प्रोवाइडेड। किस सेक्शन में किडनैपिंग फॉर रैंसम प्रोवाइडेड है? सेक्शन 364A में, ठीक है। The maxim voluntary non-fit injuria has been incorporated in which section of the IPC? पूछ रहे हैं कि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजोरिया के जो मैक्सिम है वो किस सेक्शन में आपका इनकॉर्पोरेटेड है? तो वो सेक्शन 87 ऑफ द आईपीसी में इनकॉर्पोरेट, ठीक है। 87 आईपीसी, ये देखिए, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, ठीक है, इसमें कंसेंट की बात की गई है, इसलिए इसमें ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो मैक्सिम है वो इनकॉर्पोरेट होता है। आगे, अब ये नाइन्थ क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act। assertion आपका सही है बिल्कुल, ठीक है, assertion सही है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, आईपीसी का प्रिंसिपल है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। बट असर्शन रीजन में आपको क्या है कि ये देखना है कि ये रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप बीच में बिकॉज लगा के देखेंगे, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट बिकॉज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। तो ये बिकॉज लगाने के बाद ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक अलग बात कह रहा है असर्शन, और रीजन आपका बिल्कुल एक अलग प्रिंसिपल को बता रहा है। तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपके असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which case the Supreme Court struck down section 303 of IPC unconstitutional। देखिए ये जो है ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो है आपका सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। 11th question, under which section of the Code of Criminal Procedure the term offense has been defined? सीआरपीसी में किस सेक्शन में ऑफेंस डिफाइंड है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2N में आपका ऑफेंस डिफाइंड है, ठीक है, सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज N में, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज N जो है ऑफेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। और सेक्शन 40 जो आईपीसी का है ऑल्सो डिफाइंस ऑफेंस, ठीक है। तो अगर सीआरपीसी पूछेंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज N, और अगर आईपीसी पूछते हैं तो सेक्शन 40। आगे बढ़ते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। वो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिनको की बेलेबल शो किया गया है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में। आगे, ठीक है। सेक्शन 2A जो है आपका सीआरपीसी का, वो डिफाइन करता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को, ठीक है। आगे बढ़, अंडर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द सीआरपीसी द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये कहाँ पे दिया हुआ है आपका? कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ये दिया हुआ है सेक्शन 320 सीआरपीसी में। सेक्शन 320 सीआरपीसी में
कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दिए हुए हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज रिलेटेड टू द लीगल एड टू अक्यूज्ड। पूछ रहे हैं कौन से सेक्शन में लीगल एड है अक्यूज को अंडर सीआरपीसी। तो ये किस सेक्शन में है? ये सेक्शन 304 में है, सेक्शन 304 ऑफ सीआर। ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड जो है वो फंडामेंटल राइट भी है आपका किस सेक्शन में? आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 304 में सीआरपीसी के भी ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एन अरेस्टेड पर्सन इज टू बी एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर सच अरेस्ट। किस सेक्शन में उसको एग्जामिन करना जरूरी होता है बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर? तो सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है, सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी। करते हैं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। किस सेक्शन में डबल जियोपार्डी का जो प्रोटेक्शन है वो सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेटेड है? वो सेक्शन 300, सेक्शन 300 में आपका सीआरपीसी में ये दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ठीक है, सेक्शन 300 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन इज ट्राइड अंडर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction and found acquitted of or convicted for an offense committed, and when such acquittal or conviction remains in force, cannot be tried again for the same offense twice. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिफाइन द टर्म कॉग्निजेंस। ठीक है, कॉग्निजेंस कहाँ पे डिफाइन हुआ है? तो कॉग्निजेंस जो है आपका वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द सीआरपीसी। हाउएवर सेक्शन 2C जो है वो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, कॉग्निजेंस वर्ड जो है, कॉग्निजेंस वर्ड वो कहीं भी डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following cases related to section 144 of the criminal procedure code? कौन सा केस है इसमें से? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण तोगाड़िया। ठीक है, ये आपका सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी से रिलेटेड है। नंबर 19, which of the following case is related to anticipatory bail? anticipatory bail से कौन सा anticipatory bail का केस ये कौन सा है इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर विल बी डी, जोगिंदर अलियास जिंदी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जो आपका केस है ये एंटिसिपेटरी बेल से रिलेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वाज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, किस सेक्शन में हमारे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई है? तो वो आपकी 357A ऑफ सीआरपीसी में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, सेक्शन 357A ऑफ सीआरपीसी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, पीवाईक्यूज थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और रिवीजन जितना हो सके पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।